You can access it later on. Very good morning, very good afternoon to all of you. Today is the 15th of June and we are doing TDS and TCS. We will begin with section 196B, income from units. In fact, let me take a chance before that to explain one more section to you. 195A. For those for whom this section was not clear, I can make it even more clear. Sometimes people miss out on the computation that is given here. तो 195A सेक्शन में ये कहा गया है कि जहां पर भी कोई एग्रीमेंट होती है या कोई अरेंजमेंट होता है पेयर और पेई के बीच में, यानी कि जो इनकम दे रहा है और जो इनकम ले रहा है उसके बीच में जहां पर भी कोई ऐसा एग्रीमेंट या अरेंजमेंट होता है जिसके तहत जो टैक्स चार्जेबल है किसी भी इनकम पे जो इस चैप्टर में दर्शाई गई है, यानी ऐसी इनकम जिस पे टीडीएस कटना है, जो इस चैप्टर के प्रोविजंस में रेफर किए गए हैं इनकम्स, उनके रिलेशन में जो टैक्स चार्जेबल होता है वो बियर किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसके द्वारा इनकम दी जा रही है। अगर ऐसा एग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो जाता है इनकम देने वाले और इनकम प्राप्त करने वाले के बीच में कि इनकम देने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो कटे हुए टैक्स को खुद दे। वैसे तो जो काटा हुआ टैक्स है, जो व्यक्ति उस इनकम को प्राप्त कर रहा है उसकी इनकम में से काट के जमा किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए या अरेंजमेंट हो जाए और वो एग्रीमेंट ये हो कि जो देने वाला है इनकम टैक्स भी वही वहन करेगा। टैक्स वुड ऑल्सो बी बोर्न बाय दैट पर्सन। तो ऐसे केस में जो डिडक्शन के लिए क्या किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर दोज प्रोविजंस सच इनकम, यानी जो भी इनकम है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये देने हैं पेयर के द्वारा पेई को, सच इनकम शैल बी इंक्रीज्ड टू सच अमाउंट, उस इनकम को ऐसी राशि तक बढ़ा दिया जाएगा। तो बढ़ने के बाद जो राशि हो गई, यानी मान लीजिए कि उस राशि तक बढ़ाया गया, 100 प्लस एक्स हो गया, हमने उसको 100 प्लस एक्स तक बढ़ा दिया। अगर एक्स मान लीजिए बढ़ोतरी हो गई उसमें, 100 प्लस एक्स कर दिया हमने, इट शैल बी इंक्रीज टू सच अमाउंट एज वुड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स देयर ऑन, कि बढ़ाने के बाद उसमें से जो टैक्स डिडक्शन होगा रेट्स इन फोर्स के हिसाब से, जो टैक्स डिडक्शन होगा फाइनेंशियल ईयर के लिए इन विच सच इनकम इज पेएबल, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेट्स इन फोर्स है उसके हिसाब से जब टैक्स डिडक्शन होगा बढ़ाने के बाद, तो इट विल बी इक्वल टू द नेट अमाउंट पेएबल। तो जो राशि बचेगी दैट विल बी द अमाउंट पेएबल अंडर द एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम 100 रुपये दे रहे थे और 100 रुपये में हम एक एक्स राशि बढ़ाएंगे, ठीक है। जो एक्स राशि बढ़ाएंगे उस पर हम रेट लगाएंगे, और रेट लगाने के बाद वो डिडक्शन करेंगे उसमें से। तो जब डिडक्शन हो जाएगा तो नेट अमाउंट पेएबल आ जाएगा, इक्वल टू द नेट अमाउंट पेएबल। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। द सच इनकम शैल बी इंक्रीज टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक बढ़ा दी जाएगी
एज वुड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स देयर ऑन एट द रेट्स इन फोर्स, जिस पे अगर डिडक्शन ऑफ टैक्स किया जाएगा तो वो राशि आ जाएगी जितनी पे करनी है। मान लीजिए कि मुझे 100 रुपये पे करने हैं, तो ये 100 रुपये इस प्रकार से आने चाहिए कि जो भी इनकम है उसमें मैं बढ़ोतरी करूंगा एक सर्टेन अमाउंट की, यानी मैं उस पूरी राशि को मान लेता हूँ एक्स, 100 प्लस एक्स, ये एक्स मान लेता हूँ। एक्स में से मैं टैक्स डिडक्शन करूंगा। टैक्स डिडक्शन मान लो 2% है, तो बाकी बच गई राशि 98%। तो मैं कहूँगा 98% ऑफ एक्स इज इक्वल टू द नेट अमाउंट पेबल। इस तरह से फॉर्मूला लिखूंगा कि 98% ऑफ एक्स यानी 98 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू द नेट अमाउंट पेबल। तो मैं नेट अमाउंट पेबल जो है वो अगर मेरा 100 रुपये मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं उस हिसाब से इनकम को जो 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 राशि थी इनकम जिसको हमने बढ़ाया था उसको वर्कआउट कर लूँगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगा जो यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है कि जो इनकम दी जानी है उस इनकम को इंक्रीज किया जाएगा ऐसी राशि तक जो कि डिडक्शन ऑफ टैक्स के बाद नेट पेएबल राशि बनेगी। तो जो इनकम है वो पेएबल नहीं है। पेएबल राशि तब बनेगी जब उस इनकम को बढ़ाने के बाद जब उसमें डिडक्शन किया जाएगा तब वो राशि बन जाए। यानी जो अगर मुझे 100 रुपये देना है तो 100 रुपये इज अ नेट पेएबल और उस पर फिर मुझे इनकम की राशि निकालनी होगी। तो इस तरह से इसमें जो कंप्यूटेशन है इस हिसाब से इसका किया जाएगा। आते हैं हम लोग 196B पर। 196B में लिखा हुआ है कि जहां पर भी कोई ऐसी इनकम है जिसमें यूनिट्स हैं जिनको रेफरेंस 115AB में किया जा रहा है, where any income in respect of the units or by way of long term capital gain arising from the transfer of such units, या तो कोई भी इनकम जो उस यूनिट्स के रिस्पेक्ट में दी जा रही है या कोई उन यूनिट्स को ट्रांसफर करने से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, इस तरह की इनकम अगर पे की जा रही है किसी ऑफशोर फंड को, तो ये इनकम अगर किसी ऑफशोर फंड को दिया जा रहा है तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट वर्ड, ये फ्रेज को डिफाइन किया गया सेक्शन 204 में, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए वो क्रेडिट करते टाइम या कैश में देते टाइम या चेक में देते टाइम उसको 10% के रेट पे डिडक्ट करेगा। तो ये ऑफशोर फंड को जहाँ पर कोई पेमेंट किया जाता है, यूनिट्स के रिस्पेक्ट में कोई इनकम दी जा रही है या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज हो रहा है उसके माध्यम से दी जा रही है, income in respect of the units and income by way of long-term capital gains which is arising from the transfer of such units. यूनिट ट्रांसफर हुए तो कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो उससे कैपिटल गेन जो अराइज हुआ उससे इनकम जो हो रही है, उस इनकम को अगर ऑफशोर फंड को दिया जाना है, जो यूनिट्स वाली कंपनी है जो जिसके भी वो यूनिट्स हैं 115AB में मेंशन्ड है, वो कंपनी जब देगी तो 10% TDS काट के देगी उस ऑफशोर फंड को। सेक्शन 115AB में देखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें मेंशन्ड है। ये आपका सेक्शन 115AB, कौन से यूनिट्स मेंशन्ड है उसका हम यहाँ देखते हैं क्या जिक्र आ रहा है। तो यहाँ ऑफशोर फंड की जहाँ बात की गई है 115AB में कि जहाँ भी किसी एसएससी की टोटल इनकम
जो एसएससी एक ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम ऑफशोर फंड कहेंगे। ओवरसीज मतलब इस देश में नहीं है, दूसरे देश का कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश का नहीं है, वो ऑफशोर फंड है। और उसकी इनकम में अगर कोई यूनिट्स आ रहे हैं जो फॉरेन करेंसी में वो परचेज कर रहा है, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स परचेज इन द फॉरेन करेंसी, या कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, तो उस पर उसको इनकम टैक्स देना है। किस हिसाब से देना है इनकम टैक्स, वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे जो इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स है, जो ए में मेंशन्ड है, उस संबंध में उसको टोटल इनकम में इंक्लूड करके और 10% रेट पे देना है। और उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसा बी में मेंशन्ड है, तो अगर वो भी टोटल इनकम में इंक्लूडेबल है तो उसको भी 10% पे देना है टैक्स। और अगर उसकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर दिया जाता बाय द अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए एंड बी, तो बाकी जो इनकम बची है उस पर जो इनकम टैक्स आ रहा है वो अलग से देना है उसको। यानी कि उसकी कुल इनकम में से पहले जो ए में इनकम है, जो बी में इनकम है, उन इनकम्स को पे 10-10% देने के बाद, उनको हटाने के बाद जो बचेगी उस पर जो भी इनकम टैक्स है वो देना है। तो ये हो गया जहाँ पर भी टोटल इनकम किसी ऑफशोर फंड की बात हो रही है। और इसी के संदर्भ में वो प्रोविजन है टीडीएस का। और यहाँ तक हम आए हैं तो सबसेक्शन 2 को भी पढ़ लेते हैं, ये बातें रिपीट भी होती रहेंगी। कि जहाँ पर भी ग्रॉस टोटल इनकम जो ऑफशोर फंड की है, उसमें it consists only of the income from units or income by way of long-term capital gains arising from transfer of units or both. No deduction shall be allowed to the assessee under section 28 to 44C or 57(3)(1) or chapter 6A, and nothing contained in the provisions of the second proviso to section 48 shall apply to income referred to in clause in subsection 1B. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी ऑफशोर फंड के पास जो ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें ये ए और बी वाली जो इनकम है अगर उसके पास है केवल ओनली दैट और कुछ नहीं है, तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिक बात ये की जा रही है, चाहे वो डिडक्शन बिजनेस इनकम का हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हो, चाहे वो कैपिटल गेन्स वाला हो, यानी कोई डिडक्शन उसको उस पर मिलेगा नहीं। बिना डिडक्शन के 10% पे वो टैक्स होगी। और अगर ग्रॉस टोटल इनकम जो ऑफशोर फंड की है, ऑफशोर का मतलब शोर के पार, ओवरसीज, सीज के समुद्र के पार, यानी दूसरे देश में, जो हमारे देश का फंड नहीं है। तो अगर कोई ऐसे बहुत से फंड हैं जो कि हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जहाँ पर भी ग्रॉस टोटल इनकम ऑफशोर फंड की है, उसमें वो शामिल है। क्या शामिल है? एनी इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, कोई भी इनकम जो क्लॉज ए में, यानी ये ए और बी वाली इनकम है, द ग्रॉस टोटल इनकम शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सच इनकम, तो उस ग्रॉस टोटल इनकम में से वो इनकम को घटाया जाएगा और उसके बाद डिडक्शन चैप्टर 6A का बाकी इनकम पे लगाया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। शैल बी अलाउड एज इफ द ग्रॉस टोटल इनकम एज सो रिड्यूस्ड वर द ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे कि वो दो राशियां रिड्यूस करने के बाद जो बच रही है वही एक्चुअली ग्रॉस टोटल इनकम हो। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से पहले ये ए और बी वाली राशियों को घटा दिया जाएगा, जो बाकी बचेगी उस पर चैप्टर 6A का डिडक्शन दिया जाएगा। और जो ये दो टाइप की राशियां हैं, ये दो टाइप की जो इनकम्स हैं, इनकम जो कि किसी यूनिट्स फॉरेन करेंसी में परचेज किए गए तो उसमें से आ रही है, या कोई यूनिट बेचे गए हैं उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रही है, इसमें 10-10% रेट पर जो है, जो कैपिटल गेन है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन का 10%, और अगर यूनिट से जो भी इनकम आ रही है उसका 10%, उस पर टैक्स होगा।
और वो घटाने के बाद जो बाकी बचेगी उस पर चैप्टर 6 का डिडक्शन दिया जाएगा, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो बिजनेस इनकम का हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हो, और चाहे वो कैपिटल गेन से संबंधित हो। और उसके बाद ये कहा गया है कि इस सेक्शन के पर्पज से कुछ डेफिनेशन दी है कि ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं या ऑफशोर फंड किसको कहते हैं, अगर आप उस तरह से लेना चाहें। ऑफशोर फंड का मतलब है कोई भी फंड, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई गई हो या नहीं हुई गई हो। इनकॉर्पोरेट होना मतलब रजिस्ट्रेशन होना, जो कि एस्टैब्लिश की गई है किसी भी ऐसे देश के लॉज के अंतर्गत जो देश इंडिया से बाहर है, which has entered into an arrangement for investment in India with any public sector bank। और जिस फंड ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अरेंजमेंट किया है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ उसने कोई अरेंजमेंट किया है इन्वेस्टमेंट करने का, या किसी म्यूचुअल फंड के साथ किया है जिसको कि 1023D में स्पेसिफाई किया गया है, और अगर ऐसा अरेंजमेंट सेबी के द्वारा भी अप्रूव किया गया है, जिस बॉडी को सेबी एक्ट के तहत जो है सेटअप किया गया है, एस्टैब्लिश या स्थापित किया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफशोर फंड एक ऐसा फंड हो सकता है या इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये केवल फंड ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एसोसिएशन या बॉडी कुछ भी हो सकता है, जिसको इंडिया से बाहर के किसी देश के लॉज के अंतर्गत खड़ा किया गया है, सेटअप किया गया है, और उसने एक अरेंजमेंट कर रखा है भारत में किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी सेक्टर का बैंक, या किसी म्यूचुअल फंड के साथ उसने अरेंजमेंट किया हुआ है अपने इनकम को इन्वेस्ट करने का, तो उस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा ऑफशोर फंड या ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, OFO। और इस ऑफशोर फंड के जो इनकम्स हैं वो इस प्रकार से टैक्स होंगी जैसे 115AB में हमने पढ़ा। गोइंग बैक अगेन, और 196B में वही बात की गई है कि जो 115AB में, यानी जो ऑफशोर फंड जो इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो A कैटेगरी की हो चाहे वो B कैटेगरी की हो, 115AB के सबसेक्शन 1 के 1 की हो या 2 की हो, तो यानी कि या तो वो यूनिट से आ रही है जो कि फॉरेन करेंसी में खरीदे गए हैं। यूनिट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 115AB का मतलब है वो यूनिट्स जो कि फॉरेन करेंसी में खरीदे गए हैं, या फिर उनकी इनकम जो है ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में आ रही है यूनिट्स के बेचने पे, तो उनका टैक्स भी 10% है और यहाँ पर डिडक्शन भी 10% का उसमें अप्लाई हो रहा है जो सोर्स पर। अब आते हैं इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। जहां पर भी कोई इनकम है जिसमें कि इंटरेस्ट या डिविडेंड प्राप्त हो रहा है किसी बॉन्ड से या किसी GDR से, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बाहर के फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, GDRs, फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देशों के, जिसका रेफरेंस 115AC में है। अगर इनकम GDR या बॉन्ड से इंटरेस्ट या डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइज हो रहा है उन बॉन्ड्स या GDR के ट्रांसफर से, और इस इंटरेस्ट या डिविडेंड को या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नॉन रेजिडेंट को पे किया जाना है, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट है वो उसके ऊपर 10% के रेट पर टैक्स काटेगा। तो अभी हमने 115AB देखा था जहां ऑफशोर फंड की बात की गई थी। 115AC में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को जब परचेज किया जाता है तो उससे जो इनकम होती है या जो बॉन्ड्स हैं
उससे इनकम होती है। लेट अस सी कि उसके बारे में क्या 115AC में कहा गया है। और 115AC में कहा जा रहा है कि जहां पर भी एसएससी की टोटल इनकम, जहां एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है और उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड हो रहा है कोई ऐसी इनकम जो कि उसको बॉन्ड से, इंडियन कंपनी के बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बॉन्ड्स का मतलब है इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स जिनको इशू किया गया है ऐसे स्कीम के अनुसार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई किया है, उस स्कीम को स्पेसिफाई किया है ऑफिशियल गैजेट में, इन दिस बिहाफ यानी 115AC के पर्पज से, और ऑन द बॉन्ड्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स हैं, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स और पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स जो कि सरकार ने बेच दिए हैं, सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज बाय हिम इन फॉरेन करेंसी, और उस नॉन रेजिडेंट ने सरकार के बॉन्ड्स को फॉरेन करेंसी दे के खरीदा है। तो इस टाइप के जो इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स हैं या जो पब्लिक सेक्टर कंपनी के जो बॉन्ड्स सरकार ने बेचे हैं उनको खरीदा है नॉन रेजिडेंट ने, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एक तरह की, अगर उस तरह की इनकम उसको हो रही है। दूसरी बात यह है कि बी में जैसे लिखा है कि डिविडेंड वाली जो इनकम होती है, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, ऐसे डिविडेंड जो कि 115O में मेंशन नहीं है, वो डिविडेंड जो कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स से प्राप्त हो रहे हैं, और ये ऐसे डिविडेंड्स हैं जो कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट से प्राप्त हो रहे हैं। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो GDR होते हैं, ये फॉरेन देशों में उनके स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड होते हैं, वो उस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं जो कि किसी न किसी शेयर को रिफ्लेक्ट करती हैं, एंड दे आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद सच स्कीम एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करेगा, उसमें स्पेसिफाई करेगा कि GDR से जो डिविडेंड प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे उसको टैक्स इस 115AC में किया जाएगा। अगेंस्ट द इनिशियल इशू ऑफ द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई इंडियन कंपनी है, जैसे इन्फोसिस हुआ, तो इन्फोसिस के शेयर तो यहाँ लिस्टेड है, लेकिन इसका जो, जब इन्फोसिस किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो वहां पर ये GDR के रूप में लिस्ट होगा। तो GDR जो इशू किए गए हैं इन स्कीम के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कि नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, और अगेंस्ट द इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स, जो इंडियन कंपनी ने शेयर इशू किए थे उसके अगेंस्ट वहाँ GDR इशूड है, एंड विच आर परचेज बाय हिम इन फॉरेन करेंसी थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। GDR वो व्यक्ति खरीद सकता है, एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, यानी कोई ब्रोकर होगा इंटरमीडियरी जो अप्रूव्ड होगा उसके थ्रू वो खरीदेगा, और उसका नोटिफिकेशन, GDR को नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ 115AC-B। उसके बाद ऐसे भी GDR हो सकते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट इशू करे गए हैं। वन में वो GDR हैं जो कि किसी इंडियन कंपनी के शेयर के अगेंस्ट इशू किए गए हैं, और ऐसे GDR जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट इशू किए गए हैं जिनको बेचा गया है सरकार के द्वारा और नॉन रेजिडेंट के द्वारा खरीदा गया है फॉरेन करेंसी में किसी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू। और तीसरा ऐसे GDR जो कि इशू और री इशू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड है और उसमें स्पेसिफाई किया जाता है, और वो किसी भी इंडियन कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट जो इशू या री इशू किए जा रहे हैं GDRs, और जिनको परचेज किया है फॉरेन करेंसी में थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। तो जो सबसे ऊपर है वन में जो इनिशियल इशू की बात की जा रही है, जब कोई कंपनी नई जो आती है, खड़ी होती है और वो अपना नया इशू निकालती है, इनिशियल इशू, शुरू का इशू। और जो 3 में बात की जा रही है, जब कोई शेयर्स एग्जिस्टिंग कंपनी के
शेयर्स इशू किए जाते हैं, जैसे राइट शेयर या कोई नया फ्रेश इशू आ गया उसी एग्जिस्टिंग कंपनी का, या शेयर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे और उनको अब जीडीआर के रूप में लिस्ट कर दिया गया किसी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे केसेस में जो जीडीआर हैं उस पर जो डिविडेंड प्राप्त होता है, क्योंकि डिविडेंड शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी इशू करती है, तो इस तरह की इनकम भी वहाँ हो सकती है। तीसरी टाइप की जो इनकम होगी, जो 115AC में टैक्स होती है, वो है इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और ट्रांसफर ऑफ जीडीआर्स। ए और बी में जो ए में बॉन्ड्स मेंशन है, बी में जो जीडीआर्स मेंशन है, उससे उनके ट्रांसफर से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, वो भी एक तरह की इनकम हो सकती है। तो इन तीनों केस में जो कैसे टैक्स पे किया जाएगा, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि द इनकम टैक्स पेबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ, यानी टोटल होगा कि जितना कि इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उस इंटरेस्ट पे या डिविडेंड 115O के डिविडेंड के अलावा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो क्लॉज बी में है। तो ये जो इनकम आ रही है जीडीआर से या जो बॉन्ड से आ रही है इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में, इनके ऊपर 10% का रेट लगेगा टैक्स का। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं बी में, सी में, यहाँ पे उस पर भी 10% का रेट लगेगा टैक्स का। और उसके बाद अगर उसमें से घटा दिया जाए ये दो राशियां, यानी कि ए और बी वाली राशि को घटा दिया जाए, तो बाकी बची इनकम पर जो नॉन रेजिडेंट को जो भी टैक्स देना होता है, मतलब उस टोटल इनकम में से ये दोनों राशियां घटाने के बाद जो राशि बचती है, जो अमाउंट बचता है, उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स। तो इस तरह से तीनों पर टैक्स निकाल के उनका एग्रीगेट यानी टोटल होगा। उसके बाद ये कहा गया है कि जहाँ ग्रॉस टोटल इनकम में केवल इंटरेस्ट या डिविडेंड है, जैसा कि ए और बी में ऊपर लिखा है, तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसा पहले हमने ऑफशोर फंड के लिए भी देखा था। उसके बाद अगर उसमें ऐसी इनकम भी है जो कि ए, बी या सी में मेंशन्ड है, यानी जो ग्रॉस टोटल इनकम को हम कम करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में से ये राशियां कम करेंगे जो ए, बी और सी में लिखी हैं, और उसके बाद हम चैप्टर 6A का डिडक्शन देंगे। चैप्टर 6A का डिडक्शन देने के बाद जो राशि बचेगी वो ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। नहीं, चैप्टर 6A का डिडक्शन उस ग्रॉस टोटल इनकम पे दिया जाएगा जो घटा के राशि आ रही है। तो जब चैप्टर 6A का डिडक्शन दे देंगे तो हमारे पास मिलता है टोटल इनकम। और उसके बाद जो 48 के जो फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजर्स हैं वो भी नहीं लगेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करने के लिए, वहाँ भी जो डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन रेजिडेंट कोई रिटर्न भरे, यानी रिटर्न भरने के लिए भी उसको एग्जम्पशन दिया गया है नॉन रेजिडेंट को, जिसको इस तरह की इनकम प्राप्त हो रही है जीडीआर वगैरह से, बॉन्ड से। If his total income in respect of which he is assessable during the previous year consisted only of the income referred to in A and B, अगर उसकी इनकम केवल 1 के ए और बी में जो मेंशन है केवल वही इनकम्स हैं, यानी बॉन्ड से जो प्राप्त हो रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड, या जो जीडीआर से प्राप्त हो रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड, सी नहीं है यहाँ पे, केवल ए और बी वाली इनकम है अगर, तो उसको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी टैक्स डिडक्टेबल था सोर्स पर वो डिडक्ट कर दिया। अगर टैक्स डिडक्ट हो गया, क्योंकि टैक्स की मात्रा भी उतनी है जितना कि इनकम टैक्स लगाया जाए, जो टीडीएस की भी मात्रा वही है जो जितना टीडीएस जितना कि टैक्स है, वह टीडीएस इज इक्वल टू द टैक्स। एक बार टीडीएस कट गया तो रिटर्न भरने से भी उसको छूट है। उसके बाद 5 में कहा गया कि जहां पर भी कोई एसएससी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या बॉन्ड्स एक्वायर किए थे एक अमलगमेटेड कंपनी में या मर्जर के बाद जो रिजल्टिंग कंपनी बनती है उसमें,
क्योंकि वो GDR होल्ड कर रहा था बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग द GDR और बॉन्ड इन अमेलगमेटिंग और द डीमर्ज कंपनी। एक कंपनी का मर्जर हो गया या उसका अमेलगमेशन हो गया। अमेलगमेशन मर्जर से पहले, अमेलगमेशन या मर्जर से पहले अगर उसके पास एसएससी के पास उसके GDR थे और अमेलगमेशन मर्जर के बाद नई कंपनी के रिजल्टिंग कंपनी के उसके बाद GDR आ गए, तो उन पर भी इस सबसेक्शन के इस सबसेक्शन के या इस सेक्शन के प्रोविजंस ऑफ दैट सबसेक्शन, वन के सबसेक्शन के जो प्रोविजंस हैं कि कितना टैक्स वगैरह लगेगा वो अप्लाई करेंगे। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को डिफाइन किया गया है कि वो मीन्स एन इंटरमीडियरी, यानी कि वो बिचौलिया जिसको अप्रूव किया गया है इन अकॉर्डेंस विद सच स्कीम, ऐसे स्कीम के अकॉर्डेंस में, एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। तो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी वो इंटरमीडियरी है जिसको अप्रूव किया गया है एक स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट। जो स्कीम नोटिफाई की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में, उस स्कीम के तहत उसको अप्रूव किया गया। इस तरह पढ़िए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट्स का मीनिंग है वही जो कि 115 ACA के एक्सप्लेनेशन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम आए हैं तो 115 ACA में भी जाके देख लेते हैं उसके एक्सप्लेनेशन में कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को कैसे डिफाइन किया गया है। 115 ACA का ये है एक्सप्लेनेशन, उसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को डिफाइन किया गया कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक डिपॉजिटरी रिसीट या सर्टिफिकेट के रूप में होता है, चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, which is created by the overseas depository bank outside India। तो भारत से बाहर कोई डिपॉजिटरी बैंक है जो कि एक डिपॉजिटरी बैंक बनाया गया है शेयर्स के लिए, एंड इशूड टू द इन्वेस्टर्स, उसको क्रिएट किया गया था डिपॉजिटरी रिसीट या सर्टिफिकेट को इस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा इंडिया से बाहर, और उसको इन्वेस्टर को इशू किया गया था। इंडिया से बाहर क्रिएट करके इसको इन्वेस्टर को इशू किया गया अगेंस्ट द इशू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। कंपनी ने जो इशू किए थे वो ऑर्डिनरी शेयर इशू किए गए थे। जो कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, उन शेयर्स के अगेंस्ट ही ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने उसी व्यक्ति को, उस होल्डर को शेयर्स के GDR इशू कर दिए। GDR के माध्यम से फायदा ये होता है कि कोई भी इंडिया में कंपनी में जो शेयर है उसकी खरीद फरोख्त बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर भी हो जाती है GDR के माध्यम से। तो GDR के रूप में लिस्ट होने के बाद पूरे किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में, जहाँ पर फॉरेन कंट्री में एक्सचेंज है जहाँ पर कई देश के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये GDR के रूप में लिस्ट हो जाता है और इसकी खरीद फरोख्त इंटरनेट से भी की जा सकती है। अब ये जो रसीदें हैं, ग्लोबल डिपॉजिट रसीदें, ये इशू कौन करता है? इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, इंडिया में कोई इशू नहीं कर रहा है। और लेकिन इशू किया जाता है जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं, जो शेयर होल्डर है उन्हीं को। और दूसरा ये कि इसको ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट इशू किया जाता है। दूसरा, फॉरेन करेंसी के जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं या उनके अगेंस्ट इशू किया जाता है, यानी जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनको इशू किया जाता है। और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को भी डिफाइन किया गया है कि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया था, ऑथराइज बाय द इशूइंग कंपनी, जो शेयर इशू कर रही है या जो कंपनी, जिस कंपनी के भी वो GDR है, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, इनके सबके GDR बाहर के एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक वो बैंक है जिसको कि ऑथराइज किया गया था इशूइंग कंपनी के द्वारा कि वो GDR इशू करेगा।
अगेंस्ट इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अगेंस्ट इशू करेगा या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट इशू करेगा, इसके लिए उसको ऑथराइज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। कंपनी तो इंडिया में है, वो एक ओवरसीज डेपोजिटरी बैंक, बाहर के किसी बैंक को अपना बैंक डेपोजिटरी बैंक घोषित करती है और उसको ऑथराइज करती है कि आप हमारे शेयर के अगेंस्ट आप जीडीआर इशू कर सकते हैं शेयर होल्डर को। तो इस तरह से ये जो इनकम्स हैं, तो ये डेफिनेशन हुआ जीडीआर का। और 196C में हम लोग वही देख रहे थे कि जो जीडीआर या बॉन्ड्स हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड है उस पर टैक्स भी जो है वो 10% के रेट पे कटता है। और जैसे आपने देखा कि वहाँ 115AC में अगर एक बार टैक्स कट गया तो फिर उसको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है नॉन रेजिडेंट के द्वारा। और ये खास तौर पे नोट करिएगा कि ये दिस प्रोविजन इज फॉर ए नॉन रेजिडेंट। उसके बाद 196D में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो इनकम होती है। तो जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे तो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और जिनको ऑथराइज किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स को नॉर्मली बाहर के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बाहर के सिटीजन्स हैं, उनको डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है कि इंडिया की सिक्योरिटीज़ वो यहाँ आके खरीद लें। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाके अपना पैसा उनको देते हैं या उनके बॉन्ड लेते होंगे, और वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो आके इन्वेस्ट करते हैं, उनको अधिकृत किया गया। तो जहाँ पर भी कोई ऐसी इनकम है जो सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में है, जिन सिक्योरिटीज़ का रेफरेंस 115AD में है, तो 115AD में किन सिक्योरिटीज़ का रेफरेंस है हम देखेंगे। लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है जो कि 194LD में मेंशन्ड है। और अगर इस प्रकार का कोई भी इनकम जो है वो पेबल है टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम FII भी कहते हैं, तो जो व्यक्ति उसको पे कर रहा है तो 20% रेट पे उस पर वो टैक्स काटेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 20% के रेट पे टैक्स काटने का प्रावधान है। और ये भी कहा गया है कि अगर इनकम जो है कैपिटल गेन से हो रही है सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र पे, तो जो भी इनकम इस तरह से सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र से हो रही है जो पे की जा रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, तो उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो टैक्स डिडक्ट करने से एक तो छूट है जहाँ पर वो कैपिटल गेन से अराइज हो रही है इनकम, वैसे कैपिटल गेन से नहीं अराइज हो रही तो 20% इनकम पे टैक्स काटा जाएगा। 196D में जो हमने पढ़ा इसमें 115AD का रेफरेंस है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं, क्या हैं और ये कैसे टैक्स होती है। 115AD में ये कहा गया है कि जहाँ पर भी किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की टोटल इनकम में शामिल है कोई ऐसी इनकम जो कि उसके द्वारा रिसीव की जा रही है सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में, और एक्सेप्शन ये कि 115O का डिविडेंड नहीं है, और एक्सेप्शन ये भी है कि ऐसे भी यूनिट्स नहीं है जो 115AB में मेंशन है। और इसके अलावा ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये अगर इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है सिक्योरिटी के ट्रांसफ़र से, तो ये दो टाइप की अगर इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स किस तरह से वो देगा। सबसे पहले जो इनकम बोली जा रही इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज ए में है, उसमें अगर वो टोटल इनकम में इंक्लूडेबल है तो 20% रेट से टैक्स होगा, बशर्ते ये कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम by way of interest referred to in section 114LD shall be at the rate of 5%। लेकिन अगर इनकम का इनकम ऐसी है जो कि 194LD में मेंशन्ड है,
तब टैक्स का रेट 5% होगा। 194 LD में हमने देखा था, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो 194 LD में कहा गया है कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या कोई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर है और कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है उस FI को या QFI को कोई पेमेंट करने, कोई इनकम देने के लिए, जो कि इंटरेस्ट के रूप में है, और कैसा इंटरेस्ट ये 2 में लिखा हुआ है, वो उस पर 5% के रेट पे टैक्स काटेगा। क्योंकि यहाँ 5% का रेट है तो TDS में भी इसको 5% कर दिया गया था। और ये इनकम कैसी है? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी द इंटरेस्ट पेएबल ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2013। लेकिन जुलाई 2023 से पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जो कि पेई ने किया हुआ है, एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में या फिर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट से इन 10 सालों के बीच में कोई भी इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, और या उसने म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है 20 और 23 के बीच में और उससे भी उसको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, बशर्ते ये कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, which is referred to in sub clause 1 of clause A, clause 1 of clause A ये है जो 1 है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब रेट है उससे ज़्यादा नहीं होगा, एंड इट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, जैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, जो भी रेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके स्पेसिफाई करेगी उस रेट से ज़्यादा जो रेट का इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा उस व्यक्ति को, और अगर उस रेट से ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड शैल नॉट एक्सीड, मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने या तो रुपी वाले बॉन्ड ले रखे हैं किसी इंडियन कंपनी के, मतलब रुपी बॉन्ड का मतलब है कि वो फॉरेन करेंसी में नहीं लिए गए, उन बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में, यानी केवल वो फॉरेन करेंसी में नहीं लिया सकते, केवल इंडियन करेंसी में ही खरीदे जा सकते थे, इसलिए उसको बॉन्ड कह दिया है। या सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या रुपी बॉन्ड जो इंडियन कंपनी का है उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर यहाँ पे % के हिसाब से TDS काटने का प्रावधान किया हुआ है इंटरेस्ट पे। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कंसेशनल रेट कहा जाएगा इसमें, कि जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में हो। ओके, उसके बाद हम आते हैं तो 196D में, जैसा हम पढ़ रहे थे कि जहां भी कोई इनकम सिक्योरिटी से आ रही है तो चूंकि वहां उस पर रेट 20% का, तो यहाँ पर भी उसका 20% का रेट है, और टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऐसी सिक्योरिटीज के ट्रांसफर से जो कि फंड डी में लिखी है। उन्हीं जो सिक्योरिटीज वहां लिखी हैं उसको अगर ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है तब कोई TDS नहीं कटेगा। 196D के बाद आते हैं 197। 197 में कहा गया है, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि इसका काफी रेफरेंस आता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन एट लोअर रेट, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी सबसेक्शन 2A के तहत रूल्स बनाए जा रहे हैं, रूल्स बनाने का पावर बोर्ड को दिया गया है सेक्शन 2A में, यहाँ पे सब्जेक्ट टू दोज रूल्स, जहां पर भी
किसी केस में कोई ऐसी इनकम है किसी व्यक्ति की, या उसको कोई सम पेबल है, यानी उसको कोई राशि दी जानी है, या उसको कोई इनकम हो रही है, और उससे उस इनकम पे या उस सम पेबल पे इनकम टैक्स का काटना जरूरी है। इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी है। टीडीएस का कटना जिसमें जरूरी किया हुआ है इन प्रावधानों के तहत, जो कि 192 से शुरू होके 195 तक आते हैं, यानी कि इन प्रावधानों के तहत जहां टीडीएस काटना जरूरी है किसी भी इनकम पे या किसी सम पेबल पे, और जहां पे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि जो टोटल इनकम है इनकम को प्राप्त करने वाले की, यानी कि जो टोटल इनकम है रेसिपिएंट की, वो जस्टिफाई करती है कि जो डिडक्शन है वो और कम रेट पे किया जाए। इनकम, टोटल इनकम ये जस्टिफाई करती है कि उसका डिडक्शन कम रेट पे हो या कोई डिडक्शन ना हो, जैसा भी केस हो, एज द केस में भी। तो अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है, देन द असेसिंग ऑफिसर शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी, एसएससी एप्लीकेशन करेगा असेसिंग ऑफिसर को, और असेसिंग ऑफिसर अपने सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दे देगा, विल गिव टू हिम सच सर्टिफिकेट एज मे बी अप्रोप्रिएट, जो भी उपयुक्त सर्टिफिकेट हो। उपयुक्त का मतलब है कि जिस रेट पर भी असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है, जो जो उपयुक्त रेट है, जिस रेट से डिडक्शन होना चाहिए उसका टीडी, हाँ हाँ वो दे देगा। क्या है? हाँ 32,500। हाँ सो वेर एनी सच सर्टिफिकेट इज गिवन, जहां पर भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए, यानी जो भी पे कर रहा है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम इज डिफाइंड सेक्शन 204, विल कम टू दैट, until such certificate is cancelled by the assessing officer, जब तक कि ऐसा ना हो कि वो सर्टिफिकेट असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कैंसिल कर दिया जाए। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो डिडक्ट करेगा इनकम टैक्स को, उस रेट पर डिडक्ट करेगा जो कि स्पेसिफाइड है उस सर्टिफिकेट में, ऐसे सर्टिफिकेट में। और अगर या कोई टैक्स नहीं डिडक्ट करेगा, जैसा भी केस हो, यानी जो चीज़ स्पेसिफाइड है सर्टिफिकेट में कि इस रेट पे टैक्स कटेगा, उसी रेट पे उसको काटना है। और बोर्ड के पास यहाँ पे पावर है, द बोर्ड में हैविंग रिगार्ड टू द कन्वीनियंस ऑफ असेसीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। देखिए, बोर्ड हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखता है, असेसीज की सुविधा और रेवेन्यू का इंटरेस्ट। ये आपको कई जगह शब्द दिखेंगे, फ्रेज दिखेगा। कन्वीनियंस ऑफ द असेसी को हमको कन्वीनियंट करना। सो बोर्ड हैविंग रिगार्ड टू द कन्वीनियंस ऑफ द असेसी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स, बोर्ड रूल बनाएगा specifying the cases in which and the circumstances under which an application may be made, कि कौन से केस में, किस टाइप के केसेस में और कैसी परिस्थितियों में ये एप्लीकेशन करी जाएगी उस सर्टिफिकेट को ग्रांट करने के लिए अंडर सबसेक्शन 1, और कौन से कंडीशंस के सब्जेक्ट ऐसा होगा, यानी कौन सी शर्तें होंगी जिसके अधीन ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, subject to which a certificate may be granted, and providing for all other matters connected therewith, और उन रूल्स में इससे कनेक्टेड जितने भी मैटर्स हैं उनके लिए भी प्रावधान होगा। यानी बोर्ड को यहाँ पे पावर दिया गया रूल बनाने के लिए कि कैसे, कौन से केसेस में, स्पेसिफाइंग द केसेस इन विच, और सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां जिसमें कि ये एप्लीकेशन की जाएगी, और कौन सी शर्तों पे ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड रूल्स बना सकता है, जो कि बोर्ड ने रूल्स बनाए हुए, विल कम टू दैट नाउ। 197A, 197A में क्या कहा गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिडक्शन ना किया जाए, उसके लिए 197 में तो है कि असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट दे रहा है,
कि भाई इतना डिडक्शन करिए या कोई डिडक्शन ना करिए। लेकिन 197A में असेसिंग ऑफिसर कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सीधे एक डिक्लेरेशन दे रहा है असेसी पेयर को, और उस डिक्लेरेशन के आधार पे ही वो उसका टीडीएस जो है नहीं कटता है। तो लेट अस सी हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। Now, notwithstanding anything contained in Section 194 or Section 194EE, no deduction of tax shall be made under any of the said sections in the case of an individual who is resident in India। भाई जहाँ पर 194 है, E है, वहाँ पे कहा गया भी टैक्स कटेगा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि टैक्स नहीं कटेगा इन सेक्शंस इन सेक्शंस में एक इंडिविजुअल के केस में जो कि इंडिया में रेसिडेंट है, अगर वो इंडिविजुअल फर्निश कर देता है उस पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए इनकम के, जो 194 के नेचर की इनकम है या फिर सेक्शन 194E के नेचर की इनकम है, उसके संबंध में अगर वो एक फर्निश करता है सर्टिफिकेट राइटिंग में, डुप्लीकेट में देना होता है उसको, प्रिस्क्राइब फॉर्म में देता है उसको कि प्रिस्क्राइब मैनर में वो वेरीफाई करता है, और वेरिफिकेशन में वो ये लिखता है टू द इफेक्ट कि भाई जो टैक्स है, टू द इफेक्ट यानी वो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, ये डिक्लेरेशन दे रहा है। ये जो टू द इफेक्ट शब्द है ये डिक्लेरेशन के आए हैं के लिए हैं कि वो डिक्लेरेशन इन राइटिंग टू द इफेक्ट कि जो टैक्स है उसके अनुमानित टोटल इनकम पे प्रीवियस ईयर के, जिस प्रीवियस ईयर में उस इनकम को इंक्लूड किया जाना है कंप्यूट करने के लिए टोटल इनकम में, उस पर जो अनुमानित टैक्स आएगा वो नील आएगा। ये अनुमानित टैक्स का डिक्लेरेशन दे रहा है कि जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है, देयर इज अ टैक्स ऑन द एस्टिमेटेड टोटल इनकम। जब एस्टिमेट होगी टोटल इनकम, उसमें जो टैक्स आएगा वो नील होगा। ये डिक्लेरेशन वो दे रहा है। उसके बाद इसी तरह से इन सेक्शनों में भी अगर कुछ भी लिखा हो तो भी कोई डिडक्शन नहीं होगा किसी भी सेक्शनों में, इन द केस ऑफ ए पर्सन नॉट बीइंग ए कंपनी और ए फर्म। पहला केस इंडिविजुअल का था, अब यहाँ पे बात आ रही है कि कोई भी पर्सन हो जो कि कंपनी या फर्म नहीं है, तो वो पर्सन एक फर्निश कर सकता है उस पर्सन को जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए, एक डिक्लेरेशन फर्निश करेगा जो डुप्लीकेट में होगी और प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, कि वही बात कि भाई जो टैक्स है उसके एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे वो नील होगा। तो इसलिए इन सेक्शनों में भी फिर टीडीएस नहीं होगा, उसको बस वो डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद इस सेक्शन की प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इनकम है जो 1 और 1A में लिखी हुई है, एज द केस में भी, और द एग्रीगेट अमाउंट्स जो इनकम के होंगे जो क्रेडिट हो रहे हैं, पे हो रहे हैं पूरे प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में इस इनकम को इंक्लूड किया जाना है, अगर वो अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट जो कि चार्जेबल, जो नॉट चार्जेबल होता है, एक सर्टन मैक्सिमम अमाउंट है जो कि बेसिक जो एग्जम्पशन है जो नॉट चार्जेबल होता है इनकम टैक्स के लिए, उस अमाउंट से अगर ज़्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो ये प्रोविज़न नहीं अप्लाई करेंगे। यानी ये जो नो डिडक्शन की बात है, अगर उसका इनकम उस मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है थोड़ा भी, तो ये प्रोविज़न ही नहीं अप्लाई करेंगे। और भले ही इन प्रोविजंस में कुछ भी लिखा हो, 192 से लेकर 194 बहुत सारे प्रोविजंस हैं के तक, या और सबसेक्शन 1B ऑफ दिस सेक्शन या 1B में कुछ भी लिखा हो, तो भी नो डिडक्शन शैल बी मेड। कोई ऐसे इंडिविजुअल रेसिडेंट के केस में डिडक्शन नहीं किया जाएगा जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो जो सीनियर सिटीजन सो टू से एक फर्निश कर देता है जो पर्सन को टैक्स डिडक्ट पे करना है इनकम,
उसको फर्निश कर देता है डिक्लेरेशन इन राइटिंग डुप्लीकेट और वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर कि जो उसका टैक्स होगा एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे उस प्रीवियस ईयर के जिस प्रीवियस ईयर में वो उसको इंक्लूड किया जाना है, तो उसके टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में वो नील होगा। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है और सबसेक्शन 1B यानी मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबिलिटी यहाँ नहीं देखनी है कि क्या बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर निकला कि नहीं निकला। अगर सीनियर सिटीजन है और दे रहा है सर्टिफिकेट आपको डिक्लेरेशन, तो नहीं, नो टैक्स, उसमें ये मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबिलिटी की कोई बात नहीं है। उसके बाद इस सेक्शन में और कहीं कुछ भी लिखा हो, लेकिन कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं किया जाएगा किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के द्वारा। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो देश में नहीं है, देश से बाहर बैंक है, वो डिडक्शन नहीं करेगा इंटरेस्ट पेड से किसी ऐसे डिपॉजिट पे जो कि 1 अप्रैल 2005 के बाद किया गया किसी नॉन रेजिडेंट के द्वारा या किसी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के द्वारा, NOR के द्वारा कोई डिपॉजिट किया गया है और ये डिपॉजिट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में किया गया है, उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और या फिर कोई बोरोइंग की गई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005 फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट से, और अ पर्सन जो NOR से कोई बोरोइंग की गई है या कोई डिपॉजिट किया गया है नॉन रेजिडेंट के द्वारा, यानी कि या तो नॉन रेजिडेंट खुद डिपॉजिट कर दे कोई राशि या कोई बोरिंग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ने की, यानी बेसिकली पैसा नॉन रेजिडेंट से या NOR से ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के पास जा रहा है और उसके ऊपर वो जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें कि नॉन रेजिडेंट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या NOR ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें TDS नहीं कटेगा। तो ये इंकरेज करने के लिए कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो होता है इसका सेटअप करना इंकरेज किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का वही मीनिंग है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 में दिया गया है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में इन्वेस्टमेंट आए उसको एनकरेज करने के लिए ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में जो भी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है या NOR है कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर कोई भी टैक्स जो है वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट डिडक्ट नहीं करेगा उस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट दे रहा है उसके ऊपर। और इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, कोई भी टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा किसी भी ऐसे पेमेंट से जो कि एनी पेमेंट टू एनी पर्सन जो न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है, जिसका रेफरेंस 1044 में है। वहाँ इनकम, उस इनकम को भी किया गया, तो इसीलिए TDS को भी वहाँ से हटा दिया गया है उस इनकम के संबंध जो न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तरफ से दी जा रही है किसी को। नाउ 1F में कहा जा रहा है, ये 1F जो प्रोविजन है इसको 14/20/20 से आया है और इसमें कहा गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर नो डिडक्शन ऑफ टैक्स shall be made or deduction of tax shall be made at such lower rate from such payment to such persons or class of persons including institution, association or body as may be notified। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया नोटिफाई करने के लिए कि जब किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोई संस्थाओं का क्लास है या एसोसिएशन है, बॉडीज है, उनका क्लास है, तो उनको अगर नोटिफाई कर दिया जाता है कि उनको जो भी पेमेंट दिया जाएगा जिस पे TDS कटता है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे संस्थाओं को जो कि सरकार जहां चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए उनको नोटिफाई कर सकती है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन
1A, 1C shall deliver or cause to be delivered to the Principal Chief Commissioner one copy of the declaration referred to in subsection 1 or 1A or 1C on or before the 7th day of the month. जो declaration उसको प्राप्त हो रहा है व्यक्ति को, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग है, तो जो उसको डिक्लेरेशन मिल रहा है, ऊपर जो डिक्लेरेशन की बात की जा रही है कि जहां वो डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा टैक्स नहीं होगा, नील होगा इनकम, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे, तो जो डिक्लेरेशन इस तरह की मिल रही है उस डिक्लेरेशन को वो डिलीवर कर देगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल और कमिश्नर उस डिक्लेरेशन की एक कॉपी फर्निश कर देगा 7वें दिन महीने से पहले, जो कि बिफोर द 7th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ, यानी उस मंथ के जो बाद में आ रहा है जिसमें डिक्लेरेशन फर्निश हुआ है। जैसे जून में डिक्लेरेशन फर्निश हुआ है तो जुलाई के 7वें तारीख तक या उसके पहले उसको ये डिक्लेरेशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को दे देना है, को डिलीवर कर देना है या कॉज टू बी डिलीवर कर देना है। सो दीज आर, इसको पॉपुलरली फॉर्म 15G और H वगैरह कहा जाता है, जिसमें ये डिक्लेरेशन भर के दिया जाता है। सो वी हैव एंडेड 197A and with that we come to the end of today's session. We will start with 198 in the next session tomorrow morning.